सबसे ज़्यादा मोटापे का कारण और बीमारियों का कारण भी बन रहा है। ये बड़ी नोट करने वाली बात है। गेहूं, जो हम गेहूं उगाते हैं और गेहूं की हम चपाती बना के खाते हैं, आजकल बताया गया है इनके द्वारा कि सबसे बड़ा गेहूं क्या गेहूं का क्या बीमारियों का कारण बनता जा रहा है जी। क्योंकि इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं। हाँ, गेहूं जो होता है, गेहूं के अंदर होता है ग्लूटन। उस ग्लूटन के कारण कई जो लोग हैं उनके अंदर जो फैट केमिकल्स हैं उसके साथ रिएक्शन होकर मोटापा आता है। जबकि और जो मोटे अनाज हमारा बाजरा है, रागी है, ज्वार है, उनके अंदर ग्लूटन नहीं होता। उसकी वजह से जो डॉक्टर हैं वो लोग को ये आजकल रिकमेंडेशन चल रही है कि आप गेहूं को अवॉइड करके कोई भी मोटा अनाज खाइए, उससे आपका मोटापा दूर होगा। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अब हम अपने बुजुर्गों को देखें, भाई गेहूं का चलन कब ज्यादा शुरू हुआ हमारे देश में? हरित क्रांति के बाद आया। उससे पहले तो आप ये देखिएगा, हमारे जो बुजुर्ग थे ज्वार, बाजरा और इनकी चने की रोटी, ये इन्हीं की रोटी चलती थी। बहुत ही कोई बड़ा ओकेशन होता था तो गेहूं लाया जाता था और गेहूं की रोटी बनाई जाती थी। तो मोटा अनाज क्या होता है, तो डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। एक जो हमारे जैसे कहते हैं ना तासीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो हमारे पूर्वज और वो सारी चीजें जिस चीज से हम जुड़े हुए, वो हमारा नेचुरली ये चीज़ है कि हम मोटे अनाज से ही जुड़े रहे। गेहूं बेसिकली, जैसे मिडिल ईस्ट गेहूं खाने के बाद बेसिकली चीज़ क्या होती है कि वर्कआउट हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो भाई ने कहा जैसे ग्लूटन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वो वर्कआउट ज़्यादा मांगता है। और आजकल की जैसे जो भी हमारे लाइफस्टाइल चल रहा है, इसमें वर्कआउट नाम का तो चीज़ ही नहीं रहा। पहले हम आप देखें, हम सारे गाँव से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये गहलोत जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुद्दा रख दिया कि गेहूँ को हम ज़्यादा ना खाए, थोड़ा सा मगर जो हम लोगों की आदत सी बन गई है उसके बगैर हम रह नहीं सकते। और हम खिलाड़ियों के साथ साथ में आप आम जीवन शैली से भी गेहूं की रोटी ही पसंद है। तो उसके अलावा हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? सर इसमें तो ना देखो, कोई भी चीज़ एक बार शुरुआत करने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको अपने डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो वो इजी बनता चला जाएगा। ऐसी एक चीज और है, जैसे कुछ बंदे करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, गेहूं जब हम पीसते हैं ना तो उसको मोटा रखते हैं, ज्यादा नहीं पीसते। हमें चना, बाजरा जो ये सारी चीज डाल देते हैं, मल्टीग्रेन का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो हम पीसते हैं ना, जमीनें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अभी भी खेती कर रहे हैं। चलो वो तो अलग बात है, क्यों करे क्या वो अलग बात है। लेकिन कल मैंने उसमें देखा जो ये नजफगढ़ नाला है, वहां से गंदा पानी उससे फसल में दिया जा रहा है, और वो पानी नहीं था, वो पूरा झाग ही झाग हो रहा था। तो हम जैसे 3-4 मित्र घूम रहे थे, तब हमने उस टाइम पे देखा कि क्या अब यही गेहूं बड़ा होके मार्केट में आएगा और क्या पता वो हमारी थाली में भी आए। तो इसमें आप ये देखिए ना कितने केमिकल्स, हम किस तरीके के केमिकल्स इनडायरेक्टली हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इनडायरेक्टली जो है फसल को उगाने के लिए जो गंदे नाले का खासतौर पर प्रयोग करते हैं, उसका कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें और गेहूं की जो चपाती है, रोटी है, उसका अवॉइड करें उसको। और जो गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो उसको पचाने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा। और ये बात जो आज स्पोर्ट्स के हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी है इन्होंने बताया। और कुछ स्वास्थ्य को लेकर कुछ और खास? सर मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो हमारा मोटा अनाज है, आप देखेंगे कि उर्वरक उसमें सबसे कम डाले जाते हैं। जैसे बाजरा बो दिया किसान ने, उसमें वो बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत कम खाद पानी की जरूरत पड़ती है, 2-3 महीने में वो फसल हो जाती है। जबकि आप गेहूं में देखोगे तो 5 से 6 पानी लगाने पड़ते हैं, उसमें बार बार उसमें स्प्रे का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गेहूं की पैदावार के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। जबकि मोटे अनाज में बहुत कम मात्रा में पेस्टिसाइड्स होते हैं, और वो खनिज का, आयरन का, पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत हमारा मोटा अनाज। ये बात सही कही भाई साहब आपने, क्योंकि बाजरा होता है वो नेचुरल जमीन में पैदा होता है, वहाँ आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो बाजरा नेचुरल हो गया, आयरन बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूर। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो सर्वे में छपता है कि हमारी जमीन की गुणवत्ता कम हो गई, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई, लेकिन हमारी जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती जा रही है। ये क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो यही है ना कि जितना ये पहले जो फसल होती थी रियोम जी,
पहले जो फसल होती थी साल में 2 होती थी, हाँ, या 1 या 2। हाँ जी। अच्छा। कई जैसे गन्ने की फसल है वो साल में 1 होती थी, हाँ जी। मगर आज की फसल कम से कम 3-4 कर लेते हैं। 4 कर ले। क्यों करते हैं, क्या कारण है? यही और कारण- इसी बात को लेकर आज इसकी दिग्गज हमारे जो खिलाड़ी है सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल नहीं है मगर इंटरनेशनल लेवल के हैं। ये ऐसे दिग्गज है जिसको इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हराने में अपनी ताकत का जो लोहा मनवाया है। और सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आप देखो हमारे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोग गेहूँ खा रहे हैं, हर छठे घर में आप कैंसर को देख रहे हैं। कैंसर इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारा खाना है उसके अंदर जो हानिकारक पोल्यूटेंट हैं वो मिक्स हो रहे हैं, और उसकी जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से हमारी सेल सड़ रही है अंदर से। आप लेडीजों में देखो, जेंट्स में देखो, कैंसर का इतना जो प्रकोप है वो इसी वजह से है कि हमारे जो केमिकल्स हैं खाने के माध्यम से बॉडी में जा रहे हैं। सही कहा भाई साहब। मेरे एक परिचित है पंजाब साइड से, वो बोल रहे हैं कि जो पूरे जो खेती में हम जो गेहूं बोते हैं वो हम खाने में यूज नहीं लेते। खाने के लिए हम मतलब कुछ दूर में कुछ हेक्टर में अलग से गेहूं बोते हैं, और उसके अंदर जो गाय भैंस का गोबर होता है उसकी खाद का यूज करते हैं, और वही गेहूं है वो पूरे साल चलती है हमारी। क्योंकि जो सामान्य रूप से गेहूं बोते हैं वो तो खा ही नहीं सकते। हम अपनी आंखों से देखते इतना जहर उसमें मिला हुआ है जिसकी आप अगर ये किसान की एक मजबूरी है, अगर वो कुछ भी खाद नहीं डालेगा, देसी खाद से वो गेहूं पैदा करेगा तो उसकी पैदावार कम होगी। वो पैदावार कम होगी तो वो खाएगा क्या? तो उसकी जो जीविका है वो उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए वो खाने का तो अलग बनाता है क्योंकि वो थोड़ा निकलेगा, और जो उसको बेचना है वो अलग से पैदा करता है। इस चीज़ में ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं ज़्यादा दूसरों का एग्जांपल नहीं बता रहा। पिछले 6-7 महीने से मैंने सिर्फ अनाज और चीनी इनकी मात्रा मैंने अपनी डाइट से कम कर दी। अब जैसे अनाज और चीनी, हाँ, अनाज और गेहूं। चीनी को कम कर दिया। कम कर दिया। ये नोट करने वाली गेहूं, बात। अनाज में गेहूं। हाँ वही अनाज गेहूं की वो कम कर दी। मैं दिन में 2 रोटी खाता हूँ, एक सुबह खा ली, एक या 2 बजे, उसके बाद मैं नहीं खाता दूध और अपना। उसी वजह से मेरा करीबन 6 किलो 5.5 किलो वेट रिड्यूस हुआ है। वर्कआउट में करता हूँ, लेकिन मुझे इंटरनल इतना अच्छा फील होता है कि मतलब वो होता है ना, कई बार हम वेट रिड्यूस करने के बाद इंटरनल जो फीलिंग जो आती है, एक अच्छी फीलिंग जो आती है वो आ रही है कि बेशक अब आज मैं 42 साल एज हो गई, 40-42 साल के बीच की उम्र होती है मेरी, एनर्जेटिक फील करते हैं। देखो सर जैसे बोल रहे थे कि भाई 4 पैदावार आजकल होने लगी है। देखो आजकल क्या, पहले हम 1 या 2 खाली छोड़ते थे ज़मीन को, किसी लिए छोड़ते थे खाली कि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, ठीक है। खाली छोड़ने से 4-5 महीने 1 साल खाली छोड़ते हैं, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे उसकी पैदावार ठीक ठाक हो जाती है। आजकल उसकी जरूरत ही नहीं है, पेस्टिसाइड खाद वगैरह केमिकल से डालते हैं, पैदावार उससे होती है। तो इसीलिए जितना कम समय में अपना बारी करके ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका समाधान क्या है? देखो जो किसान की भी मजबूरी है, किसान को वो चीज़ मिल नहीं पा रही, वो दाम मिल नहीं पा रहा, उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, उसका खाद ज़्यादा खाद है, उसका जो है देखा होगा गेहूं वगैरह जो फसल होती है उसमें जो है कुछ छिड़काव दवाई का यूरिया करते हैं, और जिससे कि जो कई और तरह की फसल है वो चीज़ है अड़ंगा खरपतवार है वो नहीं हो पाता, तो इसका भी हमें नुकसान है। मगर उसका हम करें तो करें क्या? हर चीज की एक ही समाधान क्या है वो बताइए सर। इसका हर समाधान चीज जो है ना, कि हर चीज की एक ही प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में, जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसके मतलब उनकी डिमांड पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें होती है ना। हमारे कहने से तो कोई रुकना नहीं, कोई नहीं रुकना। मगर एक बात बताना, हम क्या कर सकते हैं? उपाय बताएं। उपाय इसका उपाय हमारे पूर्वजों की खेती में ही छिपा आया है। आप मिश्रित खेती कीजिए, आप चना गेहूं मिला करके बोइए, जो किसान बचत भी आती है, और साथ ही हमारा आपका कहने का मतलब जो किसान है लुटने के लिए तैयार रहे, बचत नहीं मिले उसको खाद मिट्टी उसकी जो बचत है वो खत्म हो जाएगी, उसमें बचत भी मिलती है। आप वो बात बताइए जिससे कि किसान को भी बचत हो और उसके सामने जो है स्वास्थ्य को भी लाभ मिले। देखिए आजकल क्या ट्रेंड में आने लगी जैविक खेती। जैविक खेती अब दिखा ऑर्गेनिक खेती। हाँ, तो इसमें क्या वो क्यों नहीं अभी क्या ज़्यादा मतलब कि एक नॉलेज नहीं है सभी को। जितने ज़्यादा इसका हम प्रचार करेंगे जैविक खेती का, उसके बारे में किसानों को समझाएंगे। क्या हो रहा है, जो आजकल हम गेहूँ खरीद रहे हैं, अगर जिसको ये पता ना कि ये जैविक खेती के खाद है, वो ना डबल दाम में भी खरीद रहे हैं कि भाई नुकसान ना हो शरीर को, कोई भी मत। लेकिन ये आजकल अभी बहुत कम है जैविक खेती। इसका सीधा है कि भाई नॉलेज नहीं है पूरी अभी किसानों को उसके बारे में।
जैविक खेती का ही कितना जैविक खेती होती क्या है। पर सर इसमें एक चीज़ और आ जाती है, कई बार जो चीज़ें सामने आई हैं कि जैविक ऑर्गेनिक चीज़ों को बता के वो नॉर्मल चीज़ें ही दे देते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है, धोखेबाजी बहुत चल रही है। धोखेबाजी तो ये हम लोग कर- सबसे बड़ी बात है, सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे निकल के बात ये है अवेयरनेस। हमारी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। जिस दिन हमें अवेयर हो जाएंगे, हम इसके प्रति जो जागरूक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम इससे बीमारियों से बचने के लिए इस कोई ना कोई जरूर हल निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा है कि अवेयरनेस। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं सर ये कहना चाह रहा था, जैसे हमने 2 एकड़ में एप्पल बेर का बाग लगा रखा है, हम उसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद, नीम का तेल और यही चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो हमें वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये भी अच्छा पॉइंट निकला है कि जो है गोबर की खाद और नीम ऑयल। नीम ऑयल, नीम ऑयल कैसे निकलता नीम है? ऑयल सर मार्केट में आता है आजकल, जो नीम की पत्तियों से बनता है। वो अपने घर पे भी तो उबाला जा हाँ, सकता आप है। उसको अपने घर पे भी बना सकते हो, मार्केट में भी आता है। आप उसका स्प्रे करिए, जैसे एक पूरी 20 लीटर की टंकी है, उसमें 2 ढक्कन। ये मैंने करके दिखाया एक बार, जो मेरे को जो खुजली वगैरह होने लगी थी, मैंने कई दिन से जो है उसको जो है पतीले में नीम के पत्ते डाल के और काफ़ी उबाला और उसको रख लिया, और कई दिन से उससे क्योंकि सर्दी थी, सर्दी में गर्म पानी को यूज करते हैं, उससे का स्नान किया तो उससे हम ठीक हो गए। जो खाज खुजली के रोग है ना, वो भी नीम से ठीक होते हैं। भाई साहब आपने बताया कि नीम ऑयल है, खाद है, इसका फाइनली बात ये है कि हमें प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए ये जो कर रही है, थोड़ा सा कम एक सीमित लेवल तक करें। अगर अति किसी चीज़ की हो जाती है, वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। एक बात और कहना चाहूँगा, एक हम ऐसा क्यों ना करें, एक पेड़ देश के नाम। हर कोई व्यक्ति एक पेड़ नहीं, एक पेड़ तो हम लगाए, एक पेड़ देश के नाम। एक पेड़ जब हम जन्मदिन, जितने जन्मदिन आएंगे हमारे बच्चों के, हमारे उस दिन हम पेड़ लगाए, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमारे जन्मदिन पर हमने वो पेड़ लगाया है। फिर उस सालों साल उसका जो ध्यान रखेंगे, फिर एक पेड़ अगले साल लगाएंगे, एक पेड़ अगले साल लगाएंगे, जिसकी हमें संख्या भी पता लग जाएगी, जिसकी उम्र का भी हमें पता लग रहेगा कि हमारे कितने वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं। एक पेड़ देश के नाम। समर्थन करें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं सतवीर जी सर के मतलब सानिध्य में इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे, और हम प्रकृति को और मनुष्यता को, मानवता को बचाने के लिए इसी प्रकार विशेष कदम उठाते रहे। और आप कुछ भी करके अपना ध्यान रखिए, इजाजत चाहेंगे, चलती रहेगी, चलती। ये अपना ध्यान रखिए, ये चाय पर वर्कआउट चर्चा है, जरूर करो, एक्सरसाइज चाय हमारे जरूरी पास है आ गई है हमारे जीवन में। ये सुनिए, ये ग्राउंड हमारा गुरु है, और गुरु के संज्ञान में बैठ के हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा विषय है स्वास्थ्य को लेकर। और दूसरी बात, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, चाय चलती रहेगी, आपके लिए चाय तैयार। वर्कआउट जरूर करते रहिए। कई बार क्या है कि भाई जो हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो हम खा लेते हैं, लेकिन अगर हम वर्कआउट करेंगे डेली, अच्छा वर्कआउट करेंगे, तो उससे भी हमें कोई परेशानी, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बिल्कुल। अब हम देख लें, हम अपने मतलब जवानी के दिन देख लें, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, हम कितना वर्कआउट करते थे, और डाइट भी हमारी कितनी ज़्यादा होती थी, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता था। सही बात है ना। लेकिन अब हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे अब हम उतना वर्कआउट नहीं कर पाते, और डाइट हम कम करते नहीं है। सर थोड़ी देना बस। और चाय भी थोड़ी पीनी। और आज भी एकादशी है, तो व्रत है मेरा। देखो एकादशी है, और ये बहुत ही अच्छा विषय लेकर आज हम चले थे, और आज ये चैनल सच का साथ आपको देखने को मिला। ये सच का 7 जो है आपको दिखाएगा इस YouTube चैनल पर। और आज की जो बातें थी, आज का बहुत स्वास्थ्य को लेकर, एक मैं बात और करना चाहूँगा कैल्शियम को लेकर। आज सबके घुटनों का कैल्शियम, पानी को लेकर बहुत चिंतित है। पानी के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा? नेक्स्ट क्लास में करें वो नेक्स्ट, ये अगले विषय को पानी को लेकर जो है। एक छोटी सी बात बता देते हैं। पानी आप पूछ रहे थे, बस पानी है ना, खड़े होके मत पीजिए, हाँ, बैठ के पीजिए। कहते हैं हमारे आयुर्वेद वगैरह में कि खड़ा होके चलते हुए पानी पियेंगे तो वो हमारी किडनी पे भी असर डालता है। ओके। हाँ, तो बैठ ये बात निकल के आई। देखे मैं आपको अब ये देखो, मैं ये नहीं कहता, बातें कहीं लिखी होंगी, लेकिन ये बातें हम बुजुर्गों से हम सुनते हैं, तो वही होता है ना, ज्ञान को हमें ट्रांसफर करना चाहिए थैंक यू। पीढ़ी के लिए। आप भी चैनल पे, ये चैनल सच का साथ है,
आप भी इसमें जो है भागीदार हैं आज के विषय को लेकर, और उसको सुनना है। हाँ, सुनना है। तो आज आपके चर्चा में जो है अगला विषय को लेकर आएंगे, पानी को लेकर, कैल्शियम को लेकर और जो है और अन्य चीज़ों को लेकर। सभी थैंक्स बोले, धन्यवाद, बहुत बहुत सबको राम राम, जय हिंद।